नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे और पढ़ाई से और अपने उत्तरदायित्व से आप भाग नहीं रहे होंगे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे होंगे। एक विद्यार्थी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसे बखूबी निभा रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और सबसे जो अच्छी बात है कि आपने मेरे चैनल पे विश्वास बनाया हुआ है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कुमार कौशल क्लासेस आपके लिए एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है जीएस के अध्ययन के लिए। तो इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जैसा कि लाइव क्लास हम लोग चला रहे थे और लाइव क्लास में थोड़ी सी कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो कुछ क्लासेस आपको वीडियोस फॉर्म में भी मिलेंगी और कुछ क्लासेस मैं लाइव करने का प्रयास करूंगा, तो ताकि आपकी गुणवत्ता जो है वो प्रभावित ना हो और एक बेहतर जो पहले से चल रहा था उस तरीके से आपको चीजें मिलती रहें। तो बात चल रही थी, हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास पे चर्चा कर रहे थे और संगम काल के इतिहास पे पिछले वीडियो में आपने देखा कि संगम साहित्य के बारे में हमने चर्चा किया था। संगम साहित्य में जो मुख्य रूप से संगम साहित्य के ग्रंथ हैं उस पर चर्चा किया गया और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसको हमने नोट डाउन किया था और आप उसको एक बेहतर नोट्स बना लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। आज हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में किस तरीके से राजनीतिक इतिहास उद्भित होता है और उसके राजनीतिक इतिहास में देखेंगे 3 राजवंशों की चर्चा आज करनी हमको। हालांकि ऐतिहासिक रूप से तो अभी एंशिएंट में इसको आप देखेंगे तो एक जो चोल राज्य है, चेर राज्य है और पांड्य राज्य है, 3 राज्यों की बात करनी है। चोल, चेर और पांड्य, इन 3 राजवंशों में आप देखेंगे अगर कि सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इन तीनों राजवंशों में देखा जाए अगर तो उत्तर पूर्व में चोलों का साम्राज्य विकसित था, उत्तर पूर्व में चोल साम्राज्य विकसित था, जबकि दक्षिण पश्चिम में चेर साम्राज्य विस्तृत था। दक्षिण भारत के उत्तर पूर्व में चोल साम्राज्य था, दक्षिण भारत में दक्षिण पूर्व क्षेत्र में चेर साम्राज्य का विस्तार था और दक्षिण पूर्व एरिया में पांड्य राजवंश था। तो प्राचीन काल में हमको यहीं से दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत मिलती है और वास्तव में संगम साहित्यों में इन्हीं तीनों राजवंशों की चर्चा की गई है। प्राचीनतम आधार पर अगर हम देखें तो चोल राजवंश का सबसे प्राचीनतम इतिहास मिलता है। माने इन तीनों राजवंशों में चोल राजवंश जो है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे प्राचीन माना जाता है। हालांकि तीनों राजवंश अपने आप में विशिष्ट हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें जो सबसे प्राचीन राजवंश माना जाएगा वो चोल माना जाएगा। लेकिन अगर अभिलेखीय प्रमाण की हम बात करें तो जो आप एक चीज देखे होंगे अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख में चोल, चेर, पांड्य इन तीनों राज्यों का वर्णन सुदूर दक्षिण के राज्यों के रूप में किया गया है। तो एक ऐतिहासिक प्रमाण मिल जाता है कि अशोक के जमाने में भी इस तरह के चोल चेर राज्य थे, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर इनका कोई विशिष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। संगम साहित्यों के आधार पर ही हमें इसकी सूचना मिलती है। तो उन्हीं संगम साहित्यों में जैसे मणिमेखले हो गया, शिल्पादिकारम हो गया, तो इन सब ग्रंथों से ये पत्तिनपादय हो गया और तमाम जो ग्रंथ हैं दक्षिण के, उन्हीं ग्रंथों में हमको इसकी जानकारी मिलती है। जीवक चिंतामणि में भी इस बात का जिक्र किया गया है। जो जीवक चिंतामणि ग्रंथ है तिरक्कुदेवर जिसके लेखक माने जाते हैं, तो उसमें भी इस तरह के दक्षिण राज्यों का उल्लेख किया गया है। और इसी के साथ अगर आप शिल्पादिकारम की बात करिए तो शिल्पादिकारम जो दक्षिण का ग्रंथ आपको बताया जो संगम साहित्य है, शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम का अर्थ होता है नूपुर की कहानी। नूपुर माने पायल होता है। शिल्पादिकारम में नायक जो कोवलन है और जो नायिका है कड़ग्गी, उसी दोनों के बारे में वर्णन किया गया है। इसका मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा कि दक्षिण में जो नूपुर की कहानी है वो क्या है, 10 मिनट का कहानी होगी। तो ये एक बेहतर कहानी है नूपुर की कहानी, जिसे आप शिल्पादिकारम नाम से जानते हैं। तो इसीलिए ये शिल्पादिकारम की कहानी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये दक्षिण साहित्य में एक बेहतर स्थान रखती है और इसका जो लेखक माना जाता है वो इलंगो आदिगल माना जाता है। शिल्पादिकारम का लेखक इलंगो आदिगल है।
तो उस कहानी में भी हम अगर देखें तो कुहार या कावेरी पत्तनम से कहानी की शुरुआत हुई और बाद में जाके सेनगुट्टवन के समय, यहां पे देखेंगे आप सेनगुट्टवन जो चेर शासक है सेनगुट्टवन, इसके समय की बात है कि इसी सेनगुट्टवन के समय जो इसका जो पति था वो वास्तव में अपने प्रति जो समस्याएं हैं उसकी, अपने पति जो पति सेनगुट्टवन के समय ही कड़गी के पति जो थे कोवलन, उनको फांसी दे दी जाती है। तो एक बढ़िया मार्मिक कहानी है, आप इसको देखेंगे। हम कहानी की शुरुआत किसी एक छोटे से वीडियो में कहानी पूरी बता देंगे, शिल्पाधिकारम की कहानी क्या है। आज हमें केवल राजनीतिक इतिहास पर फोकस करना है और जैसा कि आपको बताया कि राजनीतिक इतिहास में 3 तमिल प्रदेशों की बात हमको करनी है, चोल, चेर और पांड्य। तो चोल राजवंश की जो राजधानी, देखिए यहां पे आप ध्यान देंगे बिल्कुल कि राजधानी से जोड़ करके अक्सर सवाल पूछे जा रहे हैं विद्यार्थियों, इसको आप जरूर ध्यान देंगे कि तीनों की राजधानी क्या थी, पहले क्या थी, बाद में क्या थी, और तीनों राज्यों के जो राजकीय चिन्ह थे वो क्या थे। तो अगर इसको आप याद रख रहे हैं तो हमें लगता है कि एक बेहतर तैयारी आपकी इसके बारे में हो जाएगी। और बहुत ज्यादा राजनीतिक इतिहास से सवाल नहीं पूछे जाते, कुछ एक उपाधियां पूछी जाती हैं और इनकी राजधानियों को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चोल राजवंश की शुरुआत कर रहे हैं हम। जो चोल राजवंश हमने जैसा बताया कि उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत में जो उत्तर पूर्व का एरिया है, उसी उत्तर पूर्व के एरिया में चोल साम्राज्य का विकास हुआ था। और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी कुहार, या कहीं कहीं इसी को पुहार लिखा गया है, पुहार, या ये कावेरी पत्तनम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो कुहार या कावेरी पत्तनम में चोलों की राजधानी थी, चोल राजवंश की राजधानी थी। लेकिन बाद में ये राजधानी जो है ये उत्तरी मनलूर चली गई थी, उत्तरी मनलूर। लेकिन उसके बाद उरैवुर को राजधानी बनाया गया चोल शासकों के द्वारा। तो आप ये देखेंगे कि शुरुआती राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कहां थी, तो कुहार या पुहार थी या कावेरी पत्तनम थी। उसके बाद कहां गई, तो मनलूर या उरैवुर। ठीक है, अब सवाल आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत के किस राजवंश की राजधानी उरैवुर थी, तो चोल राजवंश की थी। ठीक है, इनका जो राजकीय चिन्ह था वो बाघ था, कहीं कहीं चीता भी लिखा गया कि बाघ या चीता, जो इनका राजकीय चिन्ह था चोलों का, वो बाघ या चीता था। इसके शासकों के, शुरुआती शासकों का कोई प्रारंभिक इतिहास जो है वो प्रमाणिक ढंग से नहीं मिल पाता है। तो कहीं कहीं किताबों में दिया गया है कि एलारा नाम का इसका पहला शासक था, लेकिन कहीं कहीं सोर्स मिलता है इसका कि अवरुप हर्रे इलय जेति चन्नी इसका पहला शासक था। तो हम इसी को मान रहे हैं कि चूंकि थोड़ा सा प्रमाण इसका ज्यादा मिला है कि अवरुप हर्रे इलय जेति चन्नी, ये नाम है, 2-3 बार आप नाम लेंगे तो थोड़ा सा कह पाएंगे। अरुवप हर्रे इलय जेति चन्नी, ठीक है, ये नाम है शासक का। चोल वंश का पहला ज्ञात शासक जो है वो है अरुवप हर्रे इलय जेति चन्नी। ये पहला शासक है चोल शासक का, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने वेलिर वंश के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कौन से वंश के साथ? वेलीय वंश के साथ इसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और युद्ध में इसे सुंदर रथों के प्रयोग के लिए जाना जाता है कि जब ये युद्ध में शामिल होता था तो ये अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दक्षिण भारत के चोल राजवंश का कौन सा शासक था जो युद्धों में सुंदर रथों के प्रयोग के लिए जाना जाता है, तो ये आपका आ जाएगा अरुवप हर्रे इलय जेति चन्नी। ठीक है, दूसरा शासक इसका आएगा एलारा। ठीक है, दूसरा शासक इसका एलारा। एलारा जो है इसे कहा जाता है कि इसने श्रीलंका पर अधिकार किया था, हालांकि कुछ समय बाद इसका अधिकार समाप्त हो जाता है। तीसरा शासक आता है कारिकाल, जो चोल वंश का सबसे महानतम शासक आप कह सकते हैं। चोल वंश का सबसे महानतम शासक कौन है? कारिकाल है। अब कारिकाल को लेकर के इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि कारिकाल एक इंपॉर्टेंट शासक हो जाता है चोलों का, और इसके नाम का अर्थ ही कई बार सवाल में के रूप में पूछ लिया गया है। पहली बात पूछेगा कि कारिकाल का अर्थ क्या होता है, तो कारिकाल का अर्थ होता है जले पांव वाला, मतलब जिसका पैर जला हुआ हो। दूसरा अर्थ इसका बताया गया कि सत्य रूपी कार्य के समान, सत्य रूपी कार्य हेतु काल के समान। ठीक है, दूसरा अर्थ इसका है कलयुग को समाप्त करने वाला। कार्यकाल का अर्थ मैं बता रहा हूं,
कार्यकाल का एक अर्थ होता है जले पांव वाला, कार्यकाल का दूसरा अर्थ होता है शत्रु रूपी कार्य हेतु काल के समान, और तीसरा इसमें होता है कि गज के समान शत्रु हेतु काल। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में बार बार सवाल पूछे जाते रहे हैं इसको लेकर के कि ये जो गज के समान शत्रु हेतु काल है, जैसे एक गज या हाथी जब बौखलाहट में अपने शत्रु पर टूट पड़ता है तो बड़ा नुकसान करता है, तो उस तरीके से कहा जाता है कि कार्यकाल भी इसी तरह के गुणों से परिपूर्ण था। लेकिन ये वाला जो आखिरी इसका है, माने गज के समान शत्रु के लिए काल, ठीक है, ये वाला इसका सर्वमान्य है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कार्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो कार्यकाल का मतलब होता है जो सर्वमान्य है, जो सभी ऐतिहासिक विद्वानों ने स्वीकार किया है, उसे कहेंगे गज के समान अपने शत्रु के लिए काल। ठीक है, तो इसी के समय कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं जो आपको जानना जरूरी है। हालांकि इसका ये जो उपाधियां हैं इससे या इसके नाम का जो अर्थ है इससे सवाल पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि कार्यकाल जो है कुषाण शासक बिंब कडफिसेस का समकालीन था। कार्यकाल जो है ये कुषाण शासक बिंब कडफिसेस का समकालीन था। बिंब कडफिसेस के बारे में आप देखेंगे मौर्योत्तर कालखंड में इसकी चर्चा हमने की है, जो विदेशी राजवंश पढ़ाए हैं वो उस वीडियो में जाकर के आप देख लेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक लिस्ट है, उसमें आप देख करके अपने चीजों को जो पीछे का वीडियो है आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगली बात इसमें हम ये देखेंगे कि कार्यकाल के जो शासनकाल था वो दो युद्धों के लिए प्रसिद्ध था। कार्यकाल का जो शासनकाल है वो दो युद्धों के लिए प्रसिद्ध था। एक युद्ध था वेन्नी का युद्ध, ठीक है, इसे वेरणी का युद्ध या वेन्नी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, एक युद्ध तो वेन्नी का युद्ध था। पूछेगा कि वेन्नी का युद्ध किस चोल शासक ने लड़ा था। वेन्नी का युद्ध कौन से चोल शासक ने लड़ा था, तो कौन लड़ा था, कार्यकाल लड़ा था। ठीक है, दूसरा युद्ध इसका वाहेब-परंदुलई का युद्ध हुआ। यह युद्ध इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में कार्यकाल के रूप में कहा जाता है कि कार्यकाल ने इस युद्ध में बहुत सारे शासकों को पराजित किया। कहा जाता है कि लगभग इसने 9 शासकों को पराजित किया था। इस युद्ध में कार्यकाल ने अपने 9 विपक्षी शासकों को पराजित किया था। तो एक महत्वपूर्ण सूचना इसके जीवन से जुड़ी हुई इस युद्ध में है कि इस वाहेब-परंदुलई युद्ध में देख लीजिए नाम, वाहेब-परंदुलई ये कार्यकाल ने युद्ध लड़ा था और इसमें इसने 9 शासकों को पराजित किया था। और कहा जाता है कि जो शिल्पाधिकारम ग्रंथ है उसमें कार्यकाल द्वारा दक्षिण से लेकर के उत्तर में हिमालय तक विजय की जानकारी मिलती है। और इसी के साथ कहा जाता है कि इसने दक्षिण में अनेक ऐसे कार्य किए जिससे यह दक्षिण में प्रसिद्ध हो गया। और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है सेनगणान, अगला जो शासक हुआ इस वंश का, माने चोल शासकों का जो अगला शासक हुआ जिसका नाम था सेनगणान। तो सेनगणान के बारे में 2 बातें आप समझेंगे। एक बात तो यह है कि सेनगणान चोल वंश का ऐसा शासक है जो पूर्व जन्म में मकड़ा था, इस तरह की बात इसके बारे में प्रचलित है। सेनगणान के बारे में कहा जाता है कि यह पूर्व जन्म में मकड़ा था, ये पूर्व जन्म में मकड़ा था। किसके बारे में कहा जा रहा है, चोल शासक सेनगणान के बारे में कहा जा रहा है। तो ये बात आपसे टीजीटी में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश से टीजीटी का सवाल है कि किस चोल शासक के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वह पूर्व जन्म में मकड़ा था। ठीक है, तो सेनगणान नाम का शासक है जो 4थे नंबर का शासक है। एक बात और, दक्षिण भारत में शैव मंदिरों के निर्माण के लिए कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जितने शैव मंदिरों का निर्माण हुआ, शिव मंदिरों का निर्माण हुआ है, उन मंदिरों का निर्माण इसी सेनगणान ने करवाया था। तो ये कुछ शासक थे चोल वंश के जिनका इतिहास उपलब्ध है, जिनके बारे में आपको पढ़ना जो कंपटीशन के हिसाब से महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। अगला हम देखेंगे अब चेर राजवंश। जैसा हमने बताया कि दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम में चेर राजवंश का उदय हुआ था। और ये जो केरल का मालाबार क्षेत्र है, केरल का मालाबार
क्षेत्र, उसी केरल के मालाबार क्षेत्र पर चेर राजवंश का उदय हुआ था और उन्हीं क्षेत्रों पर इनका शासन चल रहा था। राजधानी इसकी वेंगी या करेयूर कहा जाता है। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, जो चेर शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी, वो वेंगी अथवा करेयूर कहा जाता है। लेकिन बाद में जो राजधानी थी वो तोंडी चली गई थी। ठीक है, बाद में राजधानी कहां चली गई थी? तोंडी चली गई थी। और चेर राजवंश का जो राजकीय चिन्ह था वो था धनुष। इनका जो राजकीय चिन्ह था वो धनुष था। इस तरह से धनुष आप देखे होंगे। इनका जो राजकीय चिन्ह था वो धनुष था। इसका जो पहला ज्ञात शासक मिलता है, माने चेर वंश का जो पहला ज्ञात शासक मिलता है, उसका नाम था उदयनजेरल। क्या नाम था उसका? उदयनजेरल। ठीक है, इसको महाभोज उदयन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस महाभारत के युद्ध में जो लोग भी उस महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिए थे, उन राजाओं को इसने भोज कराया था। माने महाभारत में शामिल होने वाले राजाओं को इसने भोजन कराया था, इसलिए उदयनजेरल को भोजन कराने के कारण महाभोज उदयनजेरल के नाम से भी जानते हैं। महाभोज उदयनजेरल के नाम से भी जानते हैं। किसको? उदयनजेरल को। क्यों? क्योंकि महाभारत में शामिल होने वाले राजाओं को इसने क्या करवाया था? भोजन करवाया था। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्रयास करिएगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके तैयारी में अगर मेरे लेक्चर सहयोग दे रहे हो, तो आप जरूर अपने मित्रों तक से शेयर करिएगा। हम बात कर रहे थे उदयनजेरल का। उसके बाद शासक बनता है नेदुनजेरल। जो दूसरे नंबर का शासक हुआ चेर राज्य का, उसे कहते हैं नेदुनजेरल। ठीक है, नेदुनजेरल का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। नेदुनजेरल का अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय। माने महाभोज उदयन के बाद देवताओं का प्रिय उपाधि, जो जिसके नाम का अर्थ है नेदुनजेरल, गद्दी पर बैठता है। और इसके उपाधियों से लेकर के सवाल पूछे गए हैं कि ये इसने क्या उपाधि धारण की थी? अधिराज। और क्या धारण की थी? श्रमवय रंबन। श्रमवय रंबन की उपाधि इसने धारण की थी। ये अधिराज की उपाधि, आप ध्यान देंगे, पूछेगा कि कौन सा चेर शासक अधिराज की उपाधि धारण करता है, तो आप क्या बताएंगे? नेदुनजेरल। ठीक है, नेदुनजेरल शासक ऐसा है जो कौन सी उपाधि धारण करता? अधिराज। और कौन सी? श्रम यव रंबन। श्रम यव रंबन की उपाधि धारण करता है। इसकी जो राजधानी कही जाती है, इसने मरंदे को अपनी राजधानी बनाया था। इसने मरंदे को अपनी राजधानी बनाया था और इसके बारे में ऐसा प्रसिद्ध है कि इसने अपने साम्राज्य अभियान उत्तर भारत में हिमालय तक विस्तृत कर लिए थे। माने गंगा पार जाकर के हिमालय तक अपने अधिकार किसने स्थापित किए? सबसे पहले चेर शासक नेदुनजेरल ने। इसके बाद तीसरा शासक आता है गुट्टवन। तीसरा शासक कौन आता है? गुट्टवन। और गुट्टवन के बारे में कहा जाता है इसके लिए एक कोंगू नाम का युद्ध हुआ था। इसने कोंगू युद्ध विजय किया था। दक्षिण भारत में एक कोंगू युद्ध हुआ था। उस कोंगू युद्ध विजय का जो सेहरा बंधता है वो गुट्टवन के सिर बंधता है। और कहा जाता है कि हिमालय तक इसने शासन किया था। चूंकि इसके पहले के शासक अगर हिमालय तक विजय कर ले रहे हैं, उत्तर भारत तक विजय कर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके आने वाले उत्तराधिकारी यदि मजबूत होंगे तो वह भी अपने जो पूर्वज के साम्राज्य है उसको बनाए रखने में सफल होंगे। चौथा शासक आता है इस वंश का, जिसका नाम था सेनगुट्टवन। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सेनगुट्टवन का जो अर्थ होता है, उसके नाम का, उसका अर्थ होता है धर्मपरायण। तो सेनगुट्टवन के नाम का क्या अर्थ होता है? न्यायपरायण। सेनगुट्टवन का मतलब होता है न्यायपरायण। और इधर आपने देखा था नेदुनजेरल का मतलब क्या होता है? देवताओं का प्रिय। ऊपर आपने देखा था उदयनजेरल का मतलब, उदयनजेरल को एक नाम से जानते थे, महाभोज उदयन। ठीक है, तो ये उपाधियां और इनके नाम का अर्थ भी आपको याद रखना है अगर दक्षिण के इतिहास से सवाल को आपको सही करना है तो इसको आप एक चीज ध्यान देंगे कि सेनगुट्टवन को लाल चेर के नाम से जानते हैं या इसी को भला चेर के नाम से भी जानते हैं। लाल चेर और भला चेर के नाम से किसे जानते हैं? तो वो जानते हैं सेनगुट्टवन को। लाल चेर और भला चेर के नाम से किसे जानते हैं? बोलिए, सेनगुट्टवन को जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, 2-3-4 पॉइंट है जिसको आप ध्यान देंगे
कहा जाता है कि सेनगुट्टवन ने 9 चोल शासकों को पराजित किया था। ठीक है, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये 9 चोल शासकों को पराजित किया था। जो सेनगुट्टवन था उसने 9 चोल शासकों को पराजित किया। और इसी के साथ साथ एक बात और यहां पे ध्यान देंगे कि सेनगुट्टवन ऐसा शासक था जिसने गंगा पार जाकर के, माने जो उत्तर भारत में गंगा नदी प्रवाहित हो रही है उस गंगा नदी को पार कर गया और उसके पार जाकर के इसने गंगा नदी पार जाकर के इसने उत्तर भारत पर अभियान किया था। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। हालांकि इसके पहले भी आप देखेंगे कि गंगा जब हिमालय तक आक्रमण होगा तो गंगा नदी पार हुए होंगे, लेकिन बेसिकली सेनगुट्टवन से जोड़ करके इसको खूब महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है ये कि गंगा पार उत्तर भारत में अभियान करने वाला शासक सेनगुट्टवन था। ठीक है, तो इसके बाद कहा जाता है, इसके बारे में सेनगुट्टवन के बारे में एक बात और प्रसिद्ध है कि इसने समुद्र को पीछे धकेल दिया था। समुद्र को पीछे धकेलने का भी जो श्रेय दिया जाता है वो सेनगुट्टवन को दिया जाता है। ये सारी की सारी कहानियां हमें संगम साहित्य में मिल जाती हैं। संगम साहित्य से इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। इसी के समय हमने अभी बताया था शुरुआत में ही कि कड़ग्गी और जो कोवलन था, जो शिल्पाधिकारम के नायक और नायिका हैं, इलंगोवादिगल शिल्पाधिकारम के लेखक हैं। मणिमेखलय उसके बाद एक ग्रंथ आता है, महाकाव्य आता है। तो जो शिल्पाधिकारम की नायिका है कड़ग्गी, मुझे लगता है कि मैं यहीं भी इसकी कहानी शेयर कर दूं। जो कड़ग्गी और कोवलन का किस्सा है वो मैं यहीं पे शेयर कर दे रहा हूं, लेकिन इसके पहले आपको ये करना है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूं ताकि आप ये फिर मैं मिटा करके यहीं पे पूरी कहानी आपको समझा दूंगा। तो चलिए, सेनगुट्टवन की हम लोग बात कर रहे थे। सेनगुट्टवन के समय बताया गया कि कड़ग्गी को देवी मान करके पत्नी पूजा की शुरुआत हुई या पत्नी पूजा की शुरुआत हुई। अभी आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर एक पूरा इसका जो शिल्पाधिकारम से लेकर के जो मणिमेखलय तक की कहानी है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सेनगुट्टवन हो गया और उसके बाद एक शासक आएगा पेरुंजेरल इरंपोरई। फिर से नाम देख लीजिए, पेरुंजेरल इरंपोरई। पेरुंजेरल इरंपोरई 5वां शासक है चेर राज्य का। इसके बाद छठा शासक या अंतिम शासक जो इसका मिलता है, चेर राजवंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम था शेय या शीय कहा जाता है। और शीय का मतलब होता है हाथियों जैसी आंख वाला। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाथियों जैसे आंख वाला कौन है? शेय या शीय है। कौन से राजवंश का है? तो चेर राजवंश का अंतिम शासक है। यहीं से चेर राजवंश का समापन हो जाता है, ये खत्म हो जाता है यहीं से। ठीक है, आगे हम देखेंगे पांड्य राजवंश है। तो पांड्य राजवंश जो है, बताया हमने कि दक्षिण पूर्व में, दक्षिण भारत के दक्षिण पूर्व में पांड्य राजवंश चल रहा था। और ये जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी के दक्षिण के पार्ट में इसका साम्राज्य था। माने पांड्य साम्राज्य जो है ये कावेरी नदी के दक्षिण में और दक्षिण भारत के दक्षिण पूर्व एरिया में स्थित था। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है, जो इसकी प्रारंभिक राजधानी है वो थी कोरकई। जो पांड्य साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी है वो कोरकई थी और बाद में इसकी राजधानी हो जाती है मदुरै। बाद में इसकी राजधानी क्या हो जाती है? मदुरै हो जाती है। ये वही मदुरै है। अभी कहानी हम जब शिल्पाधिकारम की कहानी आपसे बात करेंगे, शिल्पाधिकारम की कहानी, शिल्पाधिकारम, तो शिल्पाधिकारम की कहानी में ये मदुरै की बात आती है। इसका जो राजकीय चिन्ह है, पांड्यों का राजकीय चिन्ह मछली था। राजकीय चिन्ह तीनों का मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं। चोल साम्राज्य का राजकीय चिन्ह बाघ चाहे चीता था। चोल साम्राज्य का जो चोल शासक थे, चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ और चीता था। चेर का क्या था? चेर का धनुष था। और पांड्य राजवंश का क्या था? तो मछली था। ये तीनों आपको जानना है। कौन से चोर चेल पांड में कौन सा साम्राज्य का क्या उसका राजकीय चिन्ह था, ये चीज आपको जानना है। ठीक है, तो इसका क्या था? मछली था। इसका जो पहला ऐतिहासिक ज्ञात शासक मिलता है उसका नाम है नेडियान। नेडियान नाम का एक शासक हुआ जिसका अर्थ होता है लंबे कद वाला। नेडियान का अर्थ क्या होता है?
लंबे कद वाला जो पांड्य शासकों में पहला शासक माना जाता है। इसको कहा जाता है कि दक्षिण भारत में समुद्र पूजा करने का, मतलब समुद्र को पूजा करने का जो श्रेय दिया जाता है वो इसी नेडियान को दिया जाता है। नेडियान ने दक्षिण भारत में समुद्र पूजा का प्रचलन शुरू करवाया, तो समुद्र पूजा की शुरुआत नेडियान के द्वारा करवाया गया था। दूसरा शासक इसका है जिसका नाम है पालशालय मुदकुदमी। पालशालय मुदकुदमी नाम थोड़ा सा आपके प्रचलन से बाहर होगा। अभी यही रमेश, दिनेश, सुरेश होता, अशोक होता तो आप चंद्रगुप्त होता, बड़े आराम से आपको याद हो जाता है। तो साउथ के नाम है, दक्षिण भारत के नाम है, थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन 2-3 बार पढ़ने से, तोड़ तोड़ के पढ़ने से आप नाम को याद कर पाएंगे। जैसे क्या है, पालशालय मुदकुदमी, पालशालय मुदकुदमी, ठीक है। इसके बारे में जो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि अनेक यज्ञशालाएं बनवाने वाला। पालशालय का मतलब होता है अनेक यज्ञशालाएं बनवाने वाला, कि मतलब इसने दक्षिण में अनेक यज्ञशालाएं बनवाई थी, यज्ञ वेदियां बनवाई थी यज्ञ करने के लिए। और अगली बात है कि ये पांड्यों का पहला ऐतिहासिक शासक माना जाता है, माने फर्स्ट हिस्टोरिकल शासक माना जाता है। किसका? ये पांड्य शासकों का पहला ऐतिहासिक शासक माना जाता है। और इसके बाद जो अगला शासक होगा पांड्यों का, वो होगा नेडुजेलियन। ये कौन सा होगा? नेडुजेलियन। नेडुजेलियन कौन सा है? पांड्य शासक है, ठीक है, पांड्य शासक है। और इसको कहा जाता है कि तलैया लांगानम के युद्ध में, तलैया लांगानम के युद्ध में इसने चोल, चेर सहित उनके 5 मित्र राज्यों को भी पराजित कर दिया था। नेडुजेलियन के बारे में कहा जाता है कि इसने तलैया लांगानम के युद्ध में चोल, चेर और उनके 5 मित्र राज्यों को एक ही साथ पराजित कर दिया था। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण शासक आप समझ सकते हैं। इसी समय कहा जाता है कि जो तमिल विद्वान थे नक्कीरर, तमिल विद्वान नक्कीरर को इसी नेडुजेलियन के दरबार में संरक्षण दिया गया था। तो इसके दरबार में संरक्षण का मतलब है कि एक तो आप देख रहे हैं कि ये साम्राज्य विस्तार करने वाला महत्वपूर्ण शासक है, साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, साम्राज्य की सुरक्षा कर रहा है, साम्राज्य सीमा की सुरक्षा कर रहा है। और दूसरी तरफ ये विद्वानों का आश्रयदाता भी है। और इसके दरबार में जो आश्रय प्राप्त किए थे उनका नाम था नक्कीरर। संगम साहित्य में नक्कीरर की चर्चा हमने की है। एक महत्वपूर्ण तमिल कवि के रूप में इनको ये विख्यात है और इनको सवाल के रूप में भी कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। अगला, शिल्पाधिकारम के नायक कोलन को इसी के समय मृत्युदंड दिया गया है। तो कोलन की बात आई, शिल्पाधिकारम की बात आई, तो इनकी बात पूरी की पूरी आप देखेंगे। जो शिल्पाधिकारम ग्रंथ है, जो शिल्पाधिकारम महाकाव्य है, दक्षिण का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। इसी का जो नायक था कोलन, उसको इसी के समय मृत्युदंड दिया गया था मदुरै में, और बाद में मदुरै को जला करके कड़ग्गी ने राख कर दिया था। इस पूरी की पूरी कहानी पर चर्चा करेंगे हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आपको शिल्पाधिकारम की जो कहानी है और उसके बाद मणिमेखले की जो कहानी, इन दोनों की कहानी एक ही साथ आपको बता देंगे, ताकि आप उससे भी सवाल पूछे। जैसे देखिए, पत्नी पूजा की शुरुआत कौन करता है, यह सवाल बार बार पूछा गया पीसीएस आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा। तो कई बार ये सवाल पूछे गए कि दक्षिण भारत में पत्नी पूजा अथवा पत्नी पूजा की शुरुआत कब हुई, किसने किया। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम चर्चा करते हैं कड़ग्गी और कोलन के प्रेम कहानी पर, ठीक है।